बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अब आपको ईद के बाद वेलकम करते हैं ताकि आप अपने नेक्स्ट और फर्दर लेक्चर्स अटेंड करें और अपना कोर्स वर्क जो है वो कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ बेसिस, यानी एक बेसिस हमें दी हो और वो हमारे पास वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करती हो, यानी बेसिस हो। तो हम एक बेसिस से उसे दूसरी बेसिस में कैसे चेंज करेंगे, ये हम आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अ बेसिस दैट इज सुटेबल फॉर वन प्रॉब्लम मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर, सो इट इज़ कॉमन प्रोसेस इन द स्टडी of vector spaces to change from one basis to another. Its basic example is like this. If one basis is given in R2, then we change by applying some properties or formulas and we change the basis into R3. ओके अब ये जो रिवर्स काम हमारे पास आ रहा है चेंजिंग करने का, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये मैट्रिक्सिस के लिए भी हो सकता है, पॉलिनोमियल के लिए भी हम इसको स्टडी करेंगे और इसी तरह डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए भी। तो सबसे पहले हमारे पास है कि कोऑर्डिनेट्स स्पैम क्या होते हैं, मैप्स क्या होते हैं। लेट एस इज़ अ बेसिस फॉर अ फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एंड इफ़, और ये जो हमारे पास यहाँ सेट गिवन है ये हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंगली लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे एक v है इज़ इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2। अब ये जो c's अवेलेबल हैं ये तमाम इनका जो सेट है उन्हें हम ये इस तरह से लिखेंगे। v ऑफ s यानी s बेसिस को जो एलिमेंट्स या वेक्टर स्पैन कर रहे हैं उन एलिमेंट्स का सेट हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया। s के वेक्टर्स को जो v के लिए स्पैन करते हैं या लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं उन तमाम कांस्टेंट का सेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया और इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट मैप। इज़ द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v रिलेटिव टू s, और इसको इस तरह से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ v रिलेटिव टू s, यानी जहाँ के वेक्टर्स हम यूज़ कर रहे होंगे लीनियर कम्बिनेशन में हम उसी बेसिस को कहेंगे रिलेटिव टू और बाद में उसको s या जो उसका नाम होगा वो लिखेंगे। Change of basis. There are many applications in which it is necessary to work with more than one coordinate system. In such cases, it becomes important to know how the coordinates of a fixed vector relative to each coordinate system are related. दिस लीड्स टू दी फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी डिफरेंट वे में हमें अगर एक बेसिस दी हुई है लेकिन हमारे पास जो जनरल रिजल्ट हो वो लेट्स सपोज हमें जो बेसिस दी हुई है वो R3 की गिवन है, लेकिन जिस पे हमने वो बेसिस रूल या प्रोग्राम जिस पे हमने वो अप्लाई करना है वो हमारे पास उससे डिफरेंट किसी रिज़ल्ट में हो R4 में, तो क्या करेंगे हम उस बेसिस को चेंज करेंगे R4 में और फिर अपने प्रोग्राम के लिए उसको अप्लाई करेंगे। The change of basis problem. If V is a vector in a finite dimensional vector space V and if we change the basis for V from a basis B to a basis B prime, यानी न्यू जनरेटिंग हमारे पास जो बेसिस आ रही है वो B प्राइम है और जो प्रीवियस बेसिस हमें गिवन है वो B है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि ये आपने किस तरह से ये सारी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे क्योंकि अननोन कांस्टेंट और अननोन वेक्टर्स के साथ इसको सॉल्व किया गया है तो यहाँ की बजाय आपको जब मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। उसके बाद ये एल्गोरिथम है, इसका इस ऊपर वाले एल्गोरिथम को करने की तो ज़रूरत नहीं, ये सारा आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांजिशन मैट्रिक्सिस।
द मैट्रिक्स P, यानी ये जो ऊपर मैट्रिक्स बनाई गई है ये वाली, और ये P मैट्रिक्स I कहाँ से है ये भी थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो। यहाँ पर ये देखें, ये U1 प्राइम और U2 प्राइम ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास B प्राइम के, और U1 U2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास B के। और हमने यहाँ पर ये कहा कि U1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं रिलेटिव टू B, और ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं U2 प्राइम के लिए रिलेटिव टू B, यानी U2 को लीनियर कम्बिनेशन में लिखें B के एलिमेंट्स को लेते हुए तो ये कांस्टेंट्स हमें यूज़ करना होते हैं। यानी इसको यूँ भी लिख सकते हो आप, U2 प्राइम इज़ इक्वल टू CU1 प्लस DU2, यानी ये वाले जो कांस्टेंट हैं इनको यहाँ कॉलम में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये आर्बिट्ररी एक थर्ड वेक्टर ले लिया है V, और V से हमने कहा है कि V के अकॉर्डिंगली जब B प्राइम के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं लीनियर कम्बिनेशन में तो ये कांस्टेंट आ जाते हैं K1 K2। अब यहाँ से ये देखें, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना A B C D, यही एलिमेंट्स हमारे पास P में चले गए हैं। ठीक हो क्या? मेजर आपको बस ये इतनी बात ही बताती हूँ, वो सारी कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में मैं अच्छे से समझाऊंगी। ये आपके पास P मैट्रिक अब क्लियर हो गया। P में देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट्स जो फर्स्ट लीनियर कम्बिनेशन यानी U1 प्राइम को जनरेट कर रहे हैं, और ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो U2 प्राइम को जनरेट कर रहे हैं। तो अब इस P की बात होगी हमारे पास यहाँ नीचे। The matrix P is called the transition matrix from B prime to B, और इसके लिए आपने क्या करना है, जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपने लिखना है, यानी इसको लिखना है, इसे लिखना है, इन दोनों चीज़ों को लिखना है, और फिर आपने अपना P जो है वो बता देना है कि P जो है वो ये है हमारा। ठीक हो गया? और फिर आपने अपनी डेफिनेशन लिखनी है इन केस अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो पेपर में। is called the transition matrix from P prime to B। बस इतना ही काफ़ी है इस डेफिनेशन के लिए भी। ये कंप्लीट प्रोसीजर भी आपको मैं क्वेश्चन में समझाती हूँ, उसके बाद आप एग्जांपल्स को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। Invertibility of transition matrices. If B and B prime are bases for a finite dimensional vector space V, then के बाद आपने ये लिखना है, then P मैट्रिक्स फ्रॉम B प्राइम टू B मल्टीप्लाई, ये क्योंकि मैट्रिक्सेस होंगी तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से ही हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, B फ्रॉम B टू B प्राइम, और ये है यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल। ट्रांजिशन टू दी स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास क्या होती हैं, E1 E2 E3, ये जितना Rn है उतनी ही उसकी हमारे पास स्टैंडर्ड के वेक्टर्स होंगे, और उतनी ही हम उसके एलिमेंट्स को जो है उतनी ही बार यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें Rn है, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो आ गई, उसमें एलिमेंट्स भी n। ओके जी, हम एक्सरसाइज तक पहुँच गए हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर W रिलेटिव टू द बेसिस S फॉर R2। ओके जी, अब इसमें हमने क्या करना है, ABC यानी अननोन वेक्टर्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। यानी आपने क्या करना है, W इज़ इक्वल टू AU1 प्लस BU2, आपने ऐसे अरेंज कर लेना है। अब W के एलिमेंट्स इस तरफ आ जाएंगे, आपने A और B के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, U के एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे,
बी और ये U2 के एलिमेंट्स इधर आ गए। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से इक्वेशंस बना लेनी है। यह आ गया A प्लस 0 और 0 प्लस बी। तो यहाँ से ये क्या बना A और ये क्या बना B। आपका A क्या आया है 3 और B क्या आ गया -7। यानी ये वाले कांस्टेंट जो हैं इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो बाय कंपैरिजन A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू -7 आ गया। और यही देखें इस तरह वेक्टर की नोटेशन में आपने अरेंज कर देना है और यही आपका आंसर है। W रिलेटिव टू S हैज़ कोऑर्डिनेट वेक्टर 3 - 7। A ऊपर B नीचे। ठीक हो गया। अब ये बाकी जो नीचे B C लिखे हुए हैं इनको भी आपने इसी तरह से फाइंड कर लेना है। W यहाँ पर A B नोटेशन में है तो देख के परेशान नहीं हो जाना, सिंपल इसे भी आपने कांस्टेंट कंसीडर करते हुए ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर V रिलेटिव टू द बेसिस S फॉर R3। इसमें अब आपने क्या करना है, V इज़ इक्वल टू A V1 प्लस B V2 प्लस C V3। और अब आपने इसी तरह से इनके कोऑर्डिनेट्स आपस में मैच करवाने हैं और A B C की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और क्लियरली जब आपकी A B C की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने उनको लिखना है V रिलेटिव टू S इज़ इक्वल टू यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ B की वैल्यू, यहाँ पर C की वैल्यू, और यही आपका आंसर होगा। इसी तरह इसी के सेकंड पार्ट को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं यहाँ पर ये आपके लिए जो है वो स्किप करती जा रही हूँ। ठीक हो गया। जो डिफरेंट वे में क्वेश्चंस होंगे वो फिर मैं आपको खुद करवाऊँगी। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर P रिलेटिव टू द बेसिस S फॉर P2। ओके जी। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास P के लिए हमें रिलेटिव मैट्रिक्स चाहिए। P इज़ इक्वल टू A P1 प्लस B P2 प्लस C P3। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यानी इन दोनों के लिए सॉल्व किए हुए हैं और उन्हीं की मेथड को क्योंकि हम यहाँ पे भी यूज़ करते जा रहे हैं, ये सारा प्रोसीजर हम उसमें भी करते थे, तो इसलिए यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर अब मैं सॉल्व करके नहीं आपको बता रही। आपने उन्हीं प्रोसीजर को अच्छे से एक दफ़ा देखना है, समझना है, तो तब आपको इजीली ये वाला मेथड जो है वो पता चल जाएगा कि ये आपने किस तरह से यहाँ से आगे सॉल्व करना है। ओके। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको कंपेयर करवाओगे तो दोनों साइड पे कंपैरिजन कैसे होगा। ऑर्डर पेयर में तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करवा लेते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, लेकिन पॉलिनोमियल्स में कैसे कंपेयर करवाते हैं, एक्स की डिग्री के कॉफिशेंट से। यानी इस साइड वाला कांस्टेंट इस साइड के कांस्टेंट के इक्वल होगा, इस साइड पे एक्स का कॉफिशेंट इस साइड पे एक्स के कॉफिशेंट के इक्वल है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ पर सेम दोनों साइड्स पे आपस में इक्वल हो जाएगा और आपके पास इजीली इक्वेशंस बन जाएंगी जिनको सॉल्व करते हुए आपने A B C फाइंड करना है। और ये आपके पास दो तरह के आंसर्स लिखे हुए हैं। ये दो तरह के क्या हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपने पारेंथेसिस ब्रैकेट में लिखना है तो आप अपना आंसर ऐसे लिख सकती हो, और अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो तब आपने इस फॉर्म में अपना आंसर लिख देना है। दोनों में से कोई भी फॉर्म आप अपने आंसर के तौर पे यहाँ लिख सकते हो। और सेम इसी केस में ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को भी आप लिख सकती हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर A रिलेटिव टू द बेसिस S फॉर M22। अब A कहाँ पर है, A यहाँ पर है। ये सेम उसी केस में यहाँ पे भी हम उसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। A इज़ इक्वल टू A1 इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशन कितनी बनेगी 4, और कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है बच्चों आपने, A B C और D दोनों साइड पे मैट्रिक्सेस पहले बनेगी। एक मैट्रिक्स इधर होगी A की और इन सब की एडिशन करके आपने एक मैट्रिक्स बना लेनी है। ठीक हो गया। पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन सब की एडिशन करके यहाँ एक मैट्रिक्स, फिर फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल एक इक्वेशन, सेकंड सेकंड के इक्वल
और सेकेंड इक्वेशन। सेम इसी केस में आपकी टोटल 4 इक्वेशंस बन जाएंगी और उन 4 को आपने सॉल्व करना है और ABCD की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। अब ये हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर्स दे दिए हैं और पूछा हमसे क्या जा रहा है जी, फाइंड W इफ S इज द बेसिस इन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज नहीं, ये क्वेश्चन है, ओके। ये सेकंड वाला क्वेश्चन और इसमें ए पार्ट की बेसिस जो है ना ये हमें दे दी है सारी की सारी, ये वाली V1 V2 V3। और हमें ये कहा जा रहा है कि W जो है ना वो फाइंड करें, जबकि WS का जो वेक्टर है वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये एक फाइंड आउट करते हैं अभी। W और रिलेटिव टू S इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट अब हमारे पास V1 है, इसके लिए V2 और V3। अब हमें फाइंड करना है W। तो W इज इक्वल टू है सिंपली आपने इस रिलेटिव टू मैट्रिक्स में से नंबर लेना है फर्स्ट वाला जो कि है 6 V1, उसके बाद सेकंड नंबर -1 और V2 अभी सिंपल वे में लिखेंगे। -1 से सॉल्व करेंगे तो जस्ट V2 आएगा। अब लास्ट नंबर है 4, तो ये आएगा मेरे पास 4V3। अब इनके वेक्टर्स इनकी जगहों पर रिप्लेस कर देंगे। ये देखें यहाँ पर 6, यहाँ से नंबर 6, यहाँ से -2, ये पहले नंबर जो है ना ये यहाँ पे कोलेक्ट कर रहे हैं हम। -2 + 12, उसके बाद कोमा। अब सेकंड नंबर यानी यहाँ पर इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे बाहर वाले नंबर के साथ और नीचे अरेंज कर देंगे। 0 -2 + 12, उसके बाद 0 -0 + 12, ब्रैकेट क्लोज। तो इस सारे की कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा 16। इस सब को सॉल्व करें तो 10 और फिर आ जाएगा 12। बस ये आंसर है, सिंपल से क्वेश्चन है छोटे छोटे से। अब यहाँ पर देखें आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के लिए B और C पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। C पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फाइंड B इफ S इज द बेसिस इन क्वेश्चन नंबर 4। यानी ये वाले आपके पास हों बेसिस A1 2 3 4, आपके पास ये वाली मैट्रिक्सेस हों और आप इनको चेंज करें और B फाइंड आउट करें। ठीक हो गया। B के लिए आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो आपको गिवन है ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 की, और आपको पता होना चाहिए यहाँ से एक नंबर ये वाला, यानी वो एलिमेंट्स जो इसको स्पैन कर रहे हैं ये वाले। A1 यानी -8 A1 +7 A2 +6 A3 और +3 A4, ये आपका इज इक्वल टू है B मैट्रिक्स के। ठीक हो गया। आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना, इजीली आपकी B मैट्रिक्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द बेसिस B and B prime for R2 where U1 U2 U1 prime U2 prime are given. Find the transition matrix from B prime to B.
अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने इस तरह के ट्रांजिशन जो है वो किस तरह से सॉल्व करनी है। यानी जो ऊपर आपको मैंने डेफिनेशन बताई और एल्गोरिथम था, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, तो वो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। U1 हमारे पास है 1 0, U2 है हमारे पास 0 1, और अब इसी तरह इसके प्राइम्स निकाल लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वो लिख रही हूँ मैं। ओके, अब हमें ट्रांजिशन चाहिए फ्रॉम बी प्राइम टू बी। दिस इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम बी प्राइम टू बी। आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपने बी लिखना है यहाँ पर, और आपका बी क्या होगा, बी आपकी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट कॉलम ये है और सेकंड कॉलम ये, और इसी तरह बी प्राइम आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट कॉलम ये होगा और सेकंड कॉलम ये। 1 0 0 1 लाइन, और ये 2 1 -3 4। और अब इसकी ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन के लिए आपने पहले अपनी दोनों मैट्रिक्सेस को ऐसे अरेंज कर लेना है, फिर आपने इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो यहाँ ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती तो आपने रो ऑपरेशंस अप्लाई करके यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। और फिर जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी कि बी होगी, पी। अब ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी इज इक्वल टू 2 1 -3 4। बस ये आंसर है। ये तो सिंपल सा था ना। नेक्स्ट अब थोड़ा सी कैलकुलेशन भी जो है वो हमें आएगी क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट देखें, इसी के बी पार्ट में हमें कहा जा रहा है फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू बी प्राइम। तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, आपने पी मैट्रिक्स फाइंड करनी है फ्रॉम बी टू बी प्राइम, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये बी प्राइम के एलिमेंट्स जो हैं ये पहले आ जाएंगे और ये लाइन लगाएंगे हम यहाँ पे, और ये आ गया बी मैट्रिक्स यानी उसके वेक्टर्स आ गए यहाँ पे। अब डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और फिर जो रोज ऑपरेशन हमने यहाँ अप्लाई करने हैं वही रो ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करने हैं, और रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए जो मैट्रिक्स भी यहाँ पर बनेगी वही हमारा आंसर होगा और वही हमारी पी मैट्रिक्स होगी। ठीक हो गया। ये रो ऑपरेशंस आपने अप्लाई करवा लेने हैं। प्रीवियस काम से काफ़ी आपको जो है वो प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपने रो ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं, और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में भी देना है। ठीक हो गया। आईटी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं वो मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर आया। नेक्स्ट है कंप्यूट द कोऑर्डिनेट वेक्टर डब्ल्यू बी वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस। अब बी को, सॉरी ये लाइन ऊपर डिस्टर्ब करी है। अब बी को यूज़ करते हुए डब्ल्यू हमने इस तरह से लिखना है और इसका कोऑर्डिनेट जो वेक्टर है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। ए और बी ये कांस्टेंट नंबर फाइंड करने हैं, और ये फाइंड करते हुए आंसर हमने बताना है कि क्या आंसर आता है। डब्ल्यू हमें ये गिवन है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन वाला काम यहाँ पे आपने करना है। और फिर इसी तरह डब्ल्यू को यूज़ करते हुए बी प्राइम के एलिमेंट्स को यूज़ करना है, और फिर आपने वही काम करना है। यानी जो ऊपर आपको मैंने बताया है कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करने के लिए, वही काम यहाँ पर है। और ये जो लाइन यहाँ पे कह रहे हैं चेक योर वर्क बाय कंप्यूटिंग डब्ल्यू बी प्राइम डायरेक्टली, तो डायरेक्टली का मतलब ये है कि आप इन दोनों के रिलेशन को ऐसे जज करो, यानी यू प्राइम
U1 प्राइम और U2 प्राइम को डायरेक्टली चेक करो कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे, और ये इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाए W। तो देखिए U का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और U2 प्राइम का फर्स्ट एलिमेंट है -3, लेकिन W का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 3। तो इनके लिए डायरेक्ट यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर आएंगे आपके पास A B, वो यहाँ पर आपने यूज़ करने हैं डायरेक्ट। यानी आप चाहे तो कोई फार्मूला जो मैट्रिक्स फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं वो रफ वर्क में सॉल्व करके यहाँ A और B अप्लाई कर दें। तो जब A और B आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, यही आपके पास डायरेक्टली जो है वो आपका W आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिपीट दी डायरेक्शंस ऑफ क्वेश्चन 6। ये एक्सरसाइज नहीं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 विद द सेम वेक्टर W बट विद द U1 U2 अप टू सॉन दीज वैल्यूज। यानी यही ऊपर वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करना है टोटल सारा, लेकिन यूज़ जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे इन वेक्टर्स को आपने यहाँ यूज़ करना है और इसके आंसर्स भी आपको यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें क्या है 3/3 ऑर्डर का आपका जो रिज़ल्ट बनेगा मैट्रिक्स में वो 3/3 ऑर्डर का होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 वेक्टर्स हैं और यहाँ पे भी 3/3। जब आप इन तीनों को मैट्रिक्स में चेंज करोगे तो आपके पास थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो करना आपने वही है, यानी रो ऑपरेशंस अप्लाई करने और बाकी वाले अपने सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं। ये भी वही क्वेश्चन है 3/3 ऑर्डर के लिए, इसको भी आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द बेसिस B एंड B प्राइम फॉर P1 वेयर P1 2 एंड ये आ गया Q1 एंड Q2, यानी डिफरेंट करने के लिए। B प्राइम में Q's हैं और B में P's हैं हमारे पास, और ये जो P1 लिखा हुआ है ना, ये कैपिटल है, इसको कैपिटल रखना है, इनको स्मॉल रखना है आपने। और वही सारा काम है जो आपने पीछे ट्रांजिशन फाइंड करने के लिए किया है, वही यहाँ पे करना है। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पॉलिनोमियल्स आ गई हैं, और पॉलिनोमियल्स में बस इतना फ़र्क है कि जब एडिशन करोगे या आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो सेम ऑर्डर या यूँ कह लें सेम डिग्री वाले जो एक्स टर्म्स होंगी वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आपने बस इसी तरह से ये चीज़ आपने फॉलो रखनी है इसमें, ठीक है। यानी जैसे आप इसको अगर मैट्रिक्स में चेंज करना चाह रहे हो तो मैंने P1 लिखा, और P1 क्या है फ्रॉम B टू B प्राइम। पहले और मैं ये वाला केस अब लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। B प्राइम इज़ इक्वल टू, अब B प्राइम के नंबर्स हमारे पास ये दोनों हैं, तो इनको यहाँ पे अरेंज करते हैं। कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट और ये आ गया x का कोफिशिएंट। अब लाइन और यहाँ पे लिखेंगे हम P1, ये कांस्टेंट x का कोफिशिएंट, और यहाँ कांस्टेंट और ये आ गया x का कोफिशिएंट। बस आपने इसको अब सॉल्व करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, और जो रो ऑपरेशन होगा वो आपने इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करते जाना है। जो मैट्रिक्स अप्लाई होने के बाद यहाँ पर टोटल आंसर देगी वही हमारे पास ट्रांजिशन हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी पॉलिनोमियल में है, आपने इसको भी सिंपल वे में मैट्रिक्स में चेंज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमारे पास वही सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक फ़र्क आ गया है स्टैंडर्ड बेसिस का। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट S बी दी स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 एंड लेट B बी दी बेसिस इन विच V1 एंड V2। यानी V1 और V2 हमें दे दिया, S है स्टैंडर्ड बेसिस। फर्स्ट ट्रांजिशन है फ्रॉम B टू S, तो सिंपल जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे ना, तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वेक्टर्स जो हैं वो कंबाइन होकर हमें यहाँ पर इकट्ठा कर देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा V1 और V2 कॉलम, और यहाँ पे आपका E1 E2 E3, और सिंपल यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा।
ये जो फार्मूलाज 13, 14, 10, 11 लिखे हुए हैं, ये आपको जो मैंने मेथड बताया आपने उसी को फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं इन फार्मूलाज को, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ये तो नहीं लिखेंगे कि कोई एग्ज़ाम फार्मूला 10 यूज़ करें, 14 यूज़ करें। तो आपको जो मेथड मैंने बताया है आपने उसी को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में सेम यही स्टेप्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस का जो है वो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और भी इजी हो जाता है जब स्टैंडर्ड बेसिस आ जाती है हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेशन वही है, सिंपल स्टेप्स हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। डी पार्ट में देखें, लेट डब्ल्यू फाइंड डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है, पहले आप ये फाइंड कर लें। जब आपके पास ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद सेम इसी प्रोसीजर से ये फाइंड करना है। एस आपके पास गिवन है, स्टैंडर्ड बेसिस यानी E1 E2। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम वही स्टेप्स हैं, सेम वही क्वेश्चन है। 15, 16, 17, ये जो सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं ये मैं आपको बताती जा रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। 17, 18, और ये जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रहे हैं, व्हेन दी वेक्टर्स इन एस आर रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है कि वो तमाम वेक्टर्स जो आपस में इक्वल हैं, यानी ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें x और y कोऑर्डिनेट सेम रखना है आपने। तो v1 को आप कंसिडर कर लें, सॉरी ए तो हम वैसे यूज़ करते हैं, इसमें आप रख लें इसको x1, यहाँ पे भी x1 आ जाएगा फिर, और v2 आप कंसिडर कर लें y1 और नीचे भी आ जाएगा y1। ठीक हो गया, ये आपने वेक्टर्स लेके तो फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, बी द बेसिस दैट रिजल्ट्स व्हेन द vectors in S are reflected about the line that makes an angle theta with the positive x axis, यानी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल अरेंज कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। आपने इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए अपना v1 और v2 जो है ना वो बना लेना है आपने। सिंपली आपका v1 जो है वो आपके पास आ जाएगा कॉस रूट थीटा, और कंसीडर कर लें कि r जो है वो यहाँ पे आपका 1 है। और इसी के रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ले लें v2 के लिए। ठीक हो गया, इसको लेते हुए आपने अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये सॉल्व कर लेना है। चलिए बस आपने यहाँ तक ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम अपने